गुड इवनिंग सर। हो गया केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट। आज डिस्कशन के लिए बोला था ना। यस सर। मतलब किया है तो डिस्कशन करूंगा, नहीं तो जबरदस्ती का डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। हैं डाउट्स तो बताओ, नहीं तो फिर चैप्टर्स स्टार्ट करूंगा फिर दूसरा। बोलो। सर मतलब एक्चुअली टर्म टेस्ट था तो ज्यादा नहीं कर पाए थे काइनेटिक्स का। यस सर। हाँ सर। ओके मतलब चैप्टर्स बहुत थे इस बार टर्म टेस्ट में तो। यस सर, टर्म टेस्ट था और उससे पहले फिर यूटी भी था एक साथ, मतलब ज्यादा नहीं हुआ, थोड़ा सा बचा हुआ है। ओके ओके ओके। तो देखो इस वीक कल तो तुम लोग की क्लास है नहीं केमिस्ट्री की, मतलब इस वीक में तो फिर नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीक की जो भी फर्स्ट क्लास होगी मंडे या ट्यूसडे करके आओगे तब यस तक। सर, यस सर, इतना तो हो ही जाएगा, ज्यादा नहीं यस होगा। सर। यस सर। मतलब इतना हो जाएगा ना, या फिर मतलब थर्सडे फ्राइडे का रखूं। नहीं जो नहीं भी सर, बोलो, नहीं जो सर, भी नहीं हो बोलो सर, ना। इतना तो हो ही जाएगा, जाएगा, ज्यादा नहीं क्लास बचा हो हुआ है, जाएगा। थोड़ा सा है। ओके तो ठीक है, मंडे या ट्यूसडे को रखते हैं फिर। यस सर। ठीक है बेटा। सर अभी आपने कुछ कहा सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं नहीं अभी कुछ नहीं बोला बेटा, अभी कुछ नहीं बोला है। नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है तुम्हारा सरफेस केमिस्ट्री, 13 या 16 वाला जो तुम्हारा पेपर है यूटी का। हाँ उसका एक लास्ट चैप्टर है ये। सर आपने बोला था मेटलर्जी पढ़ा है। अरे नहीं मेरे मुझे लगा ना कि मेटलर्जी जो है वो तुम लोगों का एक साथ होगा, लाइक केमिकल काइनेटिक्स मेटलर्जी एंड सरफेस केमिस्ट्री, ये तीनों एक साथ आएगा यूटी में। फिर बाद में पता चला कि नहीं सरफेस केमिस्ट्री तक ही आ रहा है, तो टाइम उतना है नहीं कि मैं मेटलर्जी पढ़ा के फिर सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाऊँ। ओके सर। ठीक है, नहीं तो सिलेबस अटक जाएगा। ऐसे तुम लोग का सिलेबस काफी सही चल रहा है। ओके बेटा। सो सरफेस केमिस्ट्री, देखो ये फिजिकल केमिस्ट्री का ऐसा चैप्टर है जिसमें न्यूमेरिकल्स ना के बराबर है ना। बोलते तो इसको फिजिकल केमिस्ट्री है, बट इसमें थ्योरेटिकल चीजें तुमको काफी ज्यादा मिलेंगी ना। एंड क्वेश्चंस भी पूछते हैं। अभी अगर तुम मतलब इस बार के जेई मेंस की बात करो तो पेपर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंटेंट ज़्यादा आया था, परसेंटेज वाइज इनऑर्गेनिक का कंटेंट फिजिकल एंड ऑर्गेनिक से ज़्यादा आया था। ऑर्गेनिक में केवल शायद 2 या 3 सवाल पूछे थे, है ना। बहुत ही कम पूछा था इस बार, पता नहीं मतलब आई थिंक दिस इज द फर्स्ट इंसिडेंट जिसमें कुछ ऐसा उन्होंने किया है। अदरवाइज मोर और लेस इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही रहते थे। एंड होपफुली शायद फ्यूचर में नहीं हो, बट मेंटली हम लोगों को प्रिपेयर रहना चाहिए ना। मेंटली यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि भाई परसेंटेज किसी का भी ज्यादा या किसी का कम हो सकता है, पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज देयर। इस बार जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग
यस तो सरफेस केमिस्ट्री जो बेटा यहाँ पे दिस इज द part of physical chemistry in which we will deal with the chemistry which occurs at the surface. ठीक है ना, जो सरफेस पे चीजें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैटलिस्ट जो काम करते हैं, है ना, कैटेलाइसिस, कैटलिस्ट जो काम करते हैं वो सरफेशियल फिनोमेना होता है। ठीक है ना, कि भाई जैसे तुम एक एग्जांपल ले लो, इथेन लिया, इथीन को H2 गैस से रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, पैलेडियम और प्लैटिनम। ठीक है ना, तो अपने को क्या मिलता है बेटा, इथेन मिलता है, C2H6, है ना। उसमें क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ निकेल देयर, तो भाई निकेल का जो सरफेस है उसकी मतलब उस पे H2 गैस जो है वो अटैच हो जाता है ना, केमिकल एडजॉर्प्शन होता है, केमिकली H2 जो है वो निकेल के सरफेस पे जाके अटैच हो जाता है। ठीक है ना, सो इस टाइप की चीजें हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं, है ना। तो बेटा 3 पार्ट होंगे इसके, देयर विल बी 3 पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। एक होगा तुम्हारा 1 इज एडजॉर्प्शन, है ना, 1 इज एडजॉर्प्शन। सेकंड वन इज colloids, and third one is catalysis. थर्ड वन इज कैटालाइसिस। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, है ना, मोर और लेस तुमको हर जगह थ्योरी मिलेगी ज्यादा। ठीक है, सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा एडजॉर्प्शन, है ना। लेट्स हैव अ लुक एट एडजॉर्प्शन टुडे। तो इसमें 11th का कोई चैप्टर यूज होगा क्या? 11th का 11th का कोई चैप्टर यूज नहीं होगा, थोड़ी बहुत चीजें रहेंगी, थर्मोडायनेमिक्स की थोड़ी बहुत चीजें रहेंगी, बस थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, मतलब डीप ये नहीं है, तुमको थोड़ा बहुत मतलब डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, वो तो तुमको थ्रू आउट केमिस्ट्री में जो मिलता है वो सारा रहेगा, जनरल चीजें यू कैन से। एडजॉर्प्शन, ठीक है, देखो 2 चीजें होती है बेटा, है ना, एक हम लोग बोलते हैं, है ना, वन फिनोमेना वी से एब्जॉर्प्शन, और दूसरा बोलते हैं एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में ए बी आता है, बी फॉर बॉल, है ना, ए बी। एडजॉर्प्शन में डी आता है, डी फॉर दिल्ली। ठीक है, दोनों में बेसिक डिफरेंस बस इतना है कि जो एडजॉर्प्शन है ये एक सरफेस फिनोमेना है, इट हैपेंस ऑन द सरफेस ओनली, और एब्जॉर्प्शन जो है ए बी, है ना, एब्जॉर्प्शन जो है ये बल्क फिनोमेना है ना, इट अकर्स थ्रू आउट द बल्क ऑफ मटेरियल। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो आते हैं, है ना, तुम कभी मान लो कभी नया मोबाइल लिया, ठीक है ना, या नया कुछ वॉच ली, नई वॉच ली, या कुछ भी एनीथिंग, है ना, न्यू कुछ भी लिया, टीवी लिया, ठीक है ना, तो उसमें एक तुमने देखा होगा एक इतना मतलब छोटा सा व्हाइट कलर में सिलिका जेल रखते हैं, है ना, सब में मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सब में मिलेगा। एक छोटा सा पैकेट रहेगा, उसमें सिलिका रहता है अंदर। तो सिलिका का काम क्या होता है, वहां पे सिलिका का काम होता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, है ना, थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर अगर रहेगा तो उसको वो अपने मतलब एब्जॉर्ब करता है उसको, ताकि मॉइस्चर कंटेंट जो है वो उस पैकेट में कम हो, काफी कम हो, है ना। तो ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। एब्जॉर्ब करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं? एडजॉर्ब करता है बेटा, सिलिका एडजॉर्ब करता है, एडजॉर्प्शन होता है, सरफेस फिनोमेना। ओके सर। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड जो है ना, कैल्शियम क्लोराइड जो है वो एब्जॉर्ब करता है, CaCl2। ठीक है,
एक और एग्जांपल होता है, एक और एग्जांपल तुम ले सकते हो, जैसे कि चलो ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। इंक होता है ना, इंक, इंक वाली पेन आती है ना, तो इंक लिक्विड जो होता है उसमें चौक को हम जब अब डीप करते हैं, ये चौक जो व्हाइट चौक जो बोर्ड पे लिखते हैं चौक है ना, उस चौक को अगर डीप करोगे तो जो इंक का कलर है वो केवल सरफेस पे जाता है, अंदर नहीं जाता है ना। आई विल नॉट से कि भाई अंदर बिल्कुल नहीं जाता है, थोड़ा बहुत ऑब्वियसली पेनिट्रेट करेगा, है ना, बट मेनली इट इज अ सरफेस फेनोमेना। ठीक है। सो इंक का हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन हुआ है, AD, एडजॉर्प्शन। और जो पानी होता है बेटा, जो सॉल्वेंट होता है इंक का, वो तुम्हारा अंदर पेनिट्रेट करता है पूरे बल्क में, है ना, वो पूरे अंदर जाता है इसके चौक के। तो वी से दैट वाटर हैज बीन एब्जॉर्ब्ड एंड इंक कलर हैड बीन एडजॉर्ब्ड। हाँ, इंक कलर जो है वो एडजॉर्प्शन हुआ है उसका, एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ है, AB, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो सबसे सिंपल फिनोमेना है ना। सो लेट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, है ना, लेट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। The tendency of accumulation of molecules on the surface, on the surface of a solid, on the surface of a solid or liquid is known as adsorption, is known as adsorption। ठीक है। अब देखो एडजॉर्प्शन बेटा दो चीजें होती है, एक जो पार्टिकल सरफेस पे जाके अटैच हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्बेट। ठीक है, और दूसरा जिस पे एडजॉर्ब हो रहा है ना, जिसके सरफेस एरिया पे एडजॉर्प्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एडजॉर्बेंट। ठीक है, तो पॉइंट वाइज देखते चलते हैं इसको। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है the molecules of substance which accumulates at the surface, which accumulates at the surface is known as adsorbate, is known as adsorbate। and दूसरा है the material on whose surface, on whose surface absorption, adsorption occurs, है ना, जिसकी सरफेस पे एडजॉर्प्शन होता है is known as, the material on whose surface adsorption occur is known as adsorbent, adsorbent, है ना। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल
सिलिका जेल, है ना, चारकोल, एल्यूमिना जेल, है ना, एल्यूमिना जेल, क्ले, फूलर्स अर्थ, है ना, फूलर्स अर्थ एक्सेट्रा। ठीक है, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ एडजॉर्बेंट। ये कुछ तो एडजॉर्बेंट फूलर सर्च क्या होता है? यार उसका फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, फूलर्स अर्थ। अच्छा रुक बताता हूँ। यूज कहाँ होता है? एज एन एडजॉर्बेंट यूज कर सकते हो, आई थिंक सिलिका जेल, चारकोल, एल्यूमिना, फूलर्स अर्थ। अच्छा इम्प्यूरिटीज निकालने के लिए एग्जैक्टली तो चारकोल का यूज करते हैं। क्या क्या बोल रहे हैं? इम्प्यूरिटीज निकालने के लिए तो चारकोल का यूज होता है। हाँ, इम्प्यूरिटीज को निकालने के लिए हम लोग चारकोल का यूज करते हैं, यस। इम्प्यूरिटीज को निकालने के लिए चारकोल का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, बताता हूँ, फुलर्स अर्थ का बताता हूँ मैं, फुलर्स अर्थ का बताता हूँ मैं। नेक्स्ट पॉइंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन मेटल सरफेस, है ना। इसको एक स्पेसिफिक नाम देते हैं ऑक्लूजन। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज ऑक्लूजन। ठीक है, गैस और मेटल सरफेस के बीच में जो फिनोमेना होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्लूजन। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जांपल ऑफ एडजॉर्प्शन। पहला एग्जांपल एडजॉर्प्शन का तुम ले सकते हो एडजॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर ऑन सिलिका जेल, फर्स्ट एग्जांपल। second example you can take when चारकोल इज एडेड, जब हम लोग चारकोल को ऐड करते हैं एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में, है ना। when चारकोल इज एडेड टू acetic acid solution, when charcoal is added to acetic acid solution, concentration of CH3COOH डिक्रीज। कॉन्सेंट्रेशन जो है बेटा CH3COOH का डिक्रीज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि एसिटिक एसिड जो है वो चारकोल पे एडजॉर्ब हो जाता है, तो सॉल्यूशन में उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है ना। थर्ड एग्जांपल यू कैन टेक शुगर को जब हम प्यूरिफाई करते हैं ना, चीनी जो होता है उसको जब हम प्यूरिफाई करते हैं तो वी पास सॉल्यूशन ऑफ रॉ शुगर ऑन द बेड ऑफ चारकोल, है ना। चारकोल का एक बेड बना होता है, उससे हम पास करवाते हैं। तो जो रॉ शुगर सॉल्यूशन होता है वो कलर्ड होता है ना, ब्राउन कलर का। तो उससे ब्राउन कलर एडजॉर्ब हो जाता है तुम्हारा चारकोल में, सो द शुगर सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस। ठीक है, यस सो सर। aqueous solution of
raw sugar, aqueous solution of raw sugar upon passing through the bed of animal charcoal becomes colorless. ठीक है, तो आई थिंक ये 3 एग्जाम्पल है ना, काफी है। हो गया, लिखा हुआ क्या? क्यों लिखो। यस सर, हो गया। हो गया सर। हो गया। यस सर। सर ये थर्ड वाला एग्जाम्पल समझ नहीं आया। गुड़ पता है? गुड़ हाँ जी सर। कौन से कलर का होता है? ब्राउन सर। ब्राउन कलर का होता है। तो बेटा जैसे चीनी हम लोग जो खाते हैं, मार्केट से जो चीनी लाते हैं, वो कैसा होता है? एकदम क्रिस्टल व्हाइट, है ना, व्हाइट कलर का होता है। बट अगर चीनी कहाँ से मिलता है हम लोग को? शुगर कहाँ से मिलता है? गन्ने से मिलता है, राइट? यस सर। यस सर। तो बेटा गन्ने का जूस भी पिया होगा तुमने। यस सर। तो गन्ने का जूस वो भी कलर होता है, कलरलेस तो नहीं होता है ना, उसमें भी कुछ कलर होता है। तो गन्ने का जूस जो है ना, उसको तुम जब गन्ने का जूस मान ले, है ना, गन्ने के जूस को जब तुम चारकोल का एक बेड बना दो, बेड मतलब की लेयर बना दो चारकोल की, ठीक है, उसके थ्रू पास करवा दो उसको, तो जो कलर है गन्ने का वो चारकोल में एडजॉर्ब हो जाएगा और नीचे जो निकलेगा वो तुम्हारा कलरलेस सॉल्यूशन निकलेगा। ओके सर। जरूरत क्या है इसे कलरलेस करने की? कलर्स अपीयरेंस, कलर में भी तो काम चल रहा है। अपीयरेंस कस्टमर मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है ना। यू सेलेक्ट, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, है ना, तुम्हारे सामने मतलब चाय बनाई, ठीक है, चाय बनाई, है ना, 7-8 कप रख दिए मैंने, चाय एक ही है, 7-8 कप रख दिए मैंने, कोई कप पुराना है, कोई कप नया है, नए में भी भाई कोई कप ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, तो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जो अच्छा नया दिख रहा है ना उसी को लेगा उठा के, होता है कि नहीं? पता है कि चाय वही है, यस सर। है ना, चाय वही है बेटा, लेकिन नया वाला चाहिए। तो शुगर तो ब्राउन में भी सुंदर ही लगेगी, व्हाइट की क्या जरूरत है? मतलब होगा कुछ, मतलब ब्राउन शुगर भी मिलता है, ब्राउन शुगर भी अवेलेबल है, इट्स नॉट दैट कि नहीं अवेलेबल है। तो व्हाइट हाँ की क्या बिल्कुल जरूरत है? वो भी मिलता है, इनफैक्ट ब्राउन शुगर है, व्हाइट शुगर है, तुम्हारा गुड़ अवेलेबल है, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स है और कुछ नहीं, है ना। कभी देखो, अपने मान लो तुमने कोई चीज बनाई, कोई चीज मतलब कोई भी प्रिपरेशन तुमने बनाया, खीर बनाई या फिर कुछ भी बनाया, मीठी मीठी चीज कुछ भी बनाई तुमने, है ना, तो भाई चाहते हो कि उसमें कलर नहीं है, तो उसके लिए क्या चाहिए? चीनी यूज कर लो, है ना। अगर तुम गुड़ डालोगे तो ब्राउन कलर का हो जाएगा। सर जो फेस वॉश आते हैं चारकोल वाले, इसका क्या वो है? ये भी कुछ एब्जॉर्ब करते हैं? किसमें चारकोल रिलेटेड फेस वॉश आते हैं जो। हाँ बिल्कुल सेम लॉजिक है, मतलब वो जो डस्ट पार्टिकल है उसको वो एब्जॉर्ब करता है, ओके सर। ठीक है ना, सेम लॉजिक है बेटा। चलो ठीक है। ओके, फूलर्स अर्थ जो है बेटा, क्ले टाइप का मटेरियल होता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं इम्प्यूरिटीज, मतलब स्किन इम्प्यूरिटीज को हटाने के लिए। कोई कलर्ड ऑयल है तो ऑयल से कलर को निकालने के लिए, ये मेन 2 यूज है ना। तुम अगर स्किन क्लींसर यूज करते हो, है ना, स्किन को क्लीन करने के लिए मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो स्किन क्लींसिंग में फुलर्स अर्थ भी यूज होता है ना। आई थिंक क्या बोलते हैं वो, स्क्रब आता है ना, एक स्क्रबिंग करते हैं हम लोग
सरफेस की, यस सर। ठीक है ना, तो उसमें तुम्हारा फुलर्स अर्थ रहता है ना, दैट कंटेन्स फुलर्स अर्थ। ठीक है, एक एग्जांपल तुम ले सकते हो फुलर्स का, बेंटोनाइट। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डिफरेंस बिटवीन adsorption and absorption. Difference between adsorption and absorption. ठीक है, तो देखो एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना, एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। In absorption, the substance is uniformly distributed throughout the bulk of another substance. Hence, adsorption is a surface phenomena. Adsorption is a surface phenomena, but absorption is bulk phenomena. है ना, एब्जॉर्प्शन जो है वो बल्क फिनोमेना है। ठीक है, सो ये एक्स जो है दे आर मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस, तो उनका डिपॉजिट अगर केवल सरफेस पे हो रहा है, इफ दे आर डिपॉजिटेड और एक्यूमुलेटेड ओवर द सरफेस ओनली, दैट इज एडजॉर्प्शन, एंड इफ they are uniformly distributed in the bulk, then it is absorption. ठीक है ना, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ में होते हैं। हाँ, जैसे चौक को पानी में डाल दो तो पानी भाई सरफेस पे भी रहेगा और बल्क में भी जाएगा। ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्प्शन, है ना। ये भी जेई में पूछा हुआ सवाल है कि भाई जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ में होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, है ना, जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। सो when both adsorption and absorption
takes place simultaneously. It is known as शॉर्प्शन. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? शॉर्प्शन. ओके. For example, silica gel absorbs moisture calcium chloride absorbs moisture dyes get adsorbed as well as absorbed in cotton fibers. In cotton fibers. ठीक है. So these are the example of adsorption, absorption and sorption. है ना? This is sorption. ठीक है. So let's have a look at mechanism of adsorption. Mechanism of adsorption. देखो बेटा, एडजॉर्प्शन होता क्या है, एडजॉर्प्शन होता क्यों है? देखो ध्यान देना, ये इतना कर दूं ऊपर. Yes, sir. एडजॉर्प्शन में होता क्या है बेटा? जैसे मान लो कि तुमने एडजॉर्बेंट लिया. लेट अस टेक एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं. ठीक है, मान लो कि ये तुम्हारा एडजॉर्बेंट है. ठीक है, अब देखो एडजॉर्बेंट में जो बीच में कहीं पार्टिकल रहेगा, मान लो बीच में यहाँ पे एक पार्टिकल है. ठीक है, इस पार्टिकल पे इधर भी फोर्स रहेगा, लेफ्ट साइड फोर्स, राइट साइड फोर्स. है ना? ऊपर भी फोर्स रहेगा, नीचे भी फोर्स रहेगा. है ना? इन एवरी डायरेक्शन देयर विल बी फोर्स. ठीक है ना? बीच में कोई मॉलिक्यूल है, उसके चारों तरफ मॉलिक्यूल है ना? तो वो सबको क्या करेंगे भाई, उसके उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. सो ओवरऑल द नेट फोर्स विल बी 0 ऑन ए गिवन मॉलिक्यूल if it is in between in the bulk of matter. है ना? But if I take a molecule or a particle at the surface, ध्यान देना बेटा, अगर सरफेस पे मैंने कोई पार्टिकल लिया है,
तो सरफेस पे पार्टिकल अगर मैंने लिया है, सरफेस पे अगर मैंने पार्टिकल लिया है तो इस पे इधर होगा फोर्स, इधर होगा फोर्स, दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड। तो नेट फोर्स विल बी डाउनवर्ड्स, राइट। नेट फोर्स जो होगा बेटा इस पे डाउनवर्ड होगा, रेसिडुअल फोर्स होगा, है ना। इट इज नॉट बैलेंस्ड, एक रेसिडुअल फोर्स है, किधर है, डाउन साइड में। सो इफ एनी पार्टिकल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इट कम्स इन कांटेक्ट विथ दिस मॉलिक्यूल, तो क्या करेगा, वो जो रेसिडुअल फोर्स है इस मॉलिक्यूल पे वो दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, करेक्ट। यस सर। ठीक है, तो उसी के कारण तुम्हारा दैट्स व्हाई द phenomena of adsorption occurs, है ना, because there is a non-zero residual force on the molecules of adsorbent present on the surface of substance। ठीक है, तो इसी के कारण तो adsorption होता है ना। लिख लेते हैं इसी को, ये सबको क्लियर है ना। यस सर। यस सर। यस सर। चल ठीक है, सो the particles in the bulk of adsorbent, the particles in the bulk of adsorbent have mutually balanced force. However, the particle at the surface, the particles at the surface have unbalanced residual force है ना, towards the bulk of matter, towards the bulk of the matter. Due to this, these forces, है ना, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, these attractive residual forces attract molecules, attract other molecules in their vicinity, है ना, पड़ोसी मॉलिक्यूल्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो बेटा हो सकता है एक लेयर बना हो, है ना, एक लेयर बना, अब जो टॉप पे लेयर बना है उस पे भी रेसिडुअल फोर्स होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, वो दूसरे लेयर बनाएगा, फिर तीसरा लेयर बनेगा, तो इस तरह से देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मल्टी लेयर। ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मल्टी लेयर। ठीक है, यस सर। यस सर। है ना, तो ये हो गया तुम्हारा मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, है ना, दिस इज मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। Extent of
adsorption, extent of the adsorption increase with increase in surface area per unit mass, surface area per unit mass of adsorbent. ठीक है, ये तुमने पढ़ा भी होगा भाई कि C2H4 को H2 से रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ निकेल और प्लैटिनम और पैलेडियम। हाँ, बहुत फाइन पार्टिकल लेते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं। पाउडर्ड फॉर्म में क्यों लेते हैं भाई, क्या रीजन है? तो रीजन होता है कि भाई पाउडर्ड फॉर्म में दे विल हैव मोर सरफेस एरिया, दे विल हैव ग्रेटर सरफेस एरिया, है ना। मतलब एक चौक लो, एक चौक को तोड़ दो, चौक को अगर तोड़ोगे, जैसे ये पेन है, इसको अगर मैं तोड़ूंगा बेटा, तो बीच में एक सरफेस क्रिएट हो गया, राइट, इधर भी है ना। जितना तुम ब्रेक करते जाओगे उतना सरफेस क्रिएट होता जाएगा। तो पर यूनिट मास अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज मोर सरफेस अवेलेबल फॉर एडजॉर्प्शन, है ना। सो द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन विल increase with increase in the surface area per unit mass. ठीक है? Yes, sir. चलो, Yes, sir. ये तुम्हारा हो गया। हाँ हाँ, बोलो, कुछ डाउट है क्या? ओके, ठीक है। नेक्स्ट में बेटा तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन, है ना। देखो, एडजॉर्प्शन के टाइम पे बेटा, ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन there is decrease in residual force at the surface। ठीक है, और तुम ऐसा भी बोल सकते हो भाई कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स जो है, एडजॉर्बेट का जो मॉलिक्यूल है वो एडजॉर्बेंट के साथ एक बॉन्ड बना रहा है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, है ना, ये पता होगा, है ना। जब भी बॉन्ड बनेगा, वेदर इट इज मतलब फिजिकल बॉन्ड बने या फिर केमिकल बॉन्ड बने, इट इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। स्टेबिलिटी मिलेगी, है ना। अगर नेट रेसिडुअल फोर्स डिक्रीज करेगा, देयर विल बी इंक्रीज इन द स्टेबिलिटी। अगर बॉन्ड बनेगा दो मॉलिक्यूल के बीच में, तो एनर्जी रिलीज होगी, है ना। सो हेंस release of energy takes place। ठीक है, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, डेल्टा एच विल बी नेगेटिव, लेस देन 0, मीन्स एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, एडजॉर्प्शन जो है बेटा, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, दिस इज अबाउट हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, दिस इज अबाउट हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। चलो, दूसरा बात करते हैं हम लोग, गैस है, ध्यान देना बेटा, गैस है प्लस एडजॉर्बेंट, प्रोडक्ट में क्या मिला, गैस एडजॉर्ब्ड ऑन एडजॉर्बेंट, ऑन
एडजॉर्बेंट। मुझे ये बताओ इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव या पॉजिटिव? एनीवन? अच्छा, एंट्रोपी किसकी ज्यादा होती बेटा? गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस? सबसे ज्यादा एंट्रोपी गैस की होती है। गैस की होती है सर। Yes, sir. sir. लिक्विड, फिर सॉलिड, राइट? तो Yes. लेफ्ट Yes, साइड yes. मेरे पास गैस है, लेफ्ट साइड में मेरे पास गैस है, राइट साइड में बेटा गैस जो है वो एडजॉर्ब हो गया, वो फ्री नहीं है, अब वो मूव नहीं कर सकता, फिक्स हो गया। Decrease करेगी, decrease. सर नेगेटिव। एंट्रोपी विल डिक्रीज, Negative. राइट? Less than रैंडम zero. इस Yes. ऑर्डर डिक्रीज करेगा, तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी बेटा? लेस देन 0। Less than 0. ठीक है। नाउ टू डिसाइड वेदर एडजॉर्प्शन इज अ नेचुरल फिनोमेना और नॉट, है ना? नाउ स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, इसके लिए किसके पास जाना पड़ेगा? Delta G. Delta G. गिब्स Delta एनर्जी। Gibbs energy. है ना, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, डेल्टा एस। है ना? सो फॉर डेल्टा जी टू बी नेगेटिव, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा? इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एच प्लस माइनस टी इंटू डेल्टा एस, है ना? माइनस टी इंटू डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव, डेल्टा एस नेगेटिव है तो माइनस टी इंटू डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव। तो एक टर्म पॉजिटिव हो गया, डेल्टा एच नेगेटिव हो गया। तो डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? जब डेल्टा एच विल बी मोर नेगेटिव देन द वैल्यू ऑफ माइनस टी इंटू डेल्टा एस। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो फॉर डेल्टा जी टू बी नेगेटिव, delta H must be more negative, है ना? as minus T into delta S is positive। ठीक है। नाउ वी नो दैट कि भाई एडजॉर्प्शन होता है ना? दैट वी नो कि एडजॉर्प्शन होता है ना? सो एज adsorption is a spontaneous phenomena, है ना? is an spontaneous phenomena, hence delta S is negative and delta H is sufficiently more negative, sufficiently more negative। ठीक है। So this is about thermodynamics of adsorption, this is about thermodynamics of adsorption। ठीक है। नाउ एक पॉइंट है यहाँ पे कि डेल्टा एच becomes less and less negative as adsorption proceeds further and further and further, है ना? Ultimately
ultimately delta H becomes equal to T into delta S and delta G becomes equal to 0. ठीक है, अब डेल्टा जी 0 होगा तो क्या होगा बेटा? डेल्टा जी कब 0 होता है? इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे, है ना. सो वी कैन से दैट इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, है ना. ठीक है, जैसे जैसे एडजॉर्प्शन प्रोसीड करता जाएगा बेटा, है ना, स्टार्टिंग में क्या होगा, सरफेस एरिया ज्यादा अवेलेबल होगा तो एडजॉर्प्शन ज्यादा फास्ट होगा. जैसे जैसे एडजॉर्प्शन होता जाएगा सरफेस एरिया कम होता जाएगा, है ना. सो एज द एडजॉर्प्शन प्रोसीड्स फर्दर एंड फर्दर डेल्टा एच बिकम्स लेस एंड लेस नेगेटिव, है ना. अल्टीमेटली डेल्टा एच जो है वो टी इंटू डेल्टा एस के बराबर हो जाता है. तो डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाएगी और डेल्टा जी 0 हो गया मतलब देयर विल बी इक्विलिब्रियम, है ना. देयर विल बी इक्विलिब्रियम. हो गया, डन. Yes, sir. सरफेस केमिस्ट्री बेटा एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है. एनसीईआरटी से मैं मतलब एक वर्ड इधर से उधर नहीं जाना है तुमको, है ना. मैं भी नहीं जाऊंगा, तुमको भी नहीं जाना है. एनसीईआरटी जो है उसको फॉलो करो, ठीक है. हाँ, कुछ चीजें हैं जो उन्होंने सिंपल लिख दिया है, ठीक है, तो उसको समझते हुए हम लोग चलेंगे. बट एनसीईआरटी, है ना, कुछ एक चैप्टर्स बहुत अच्छे दिए हुए एनसीईआरटी में. सरफेस केमिस्ट्री इज वन ऑफ देम, है ना. सरफेस केमिस्ट्री हो गया, सॉलिड सॉलिड स्टेट का कुछ पार्ट्स हो गया, वो कंडक्टर वाला, सेमी कंडक्टर वाला, है ना. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कुछ पार्ट हो गया, ठीक है. तो सरफेस केमिस्ट्री इज वन ऑफ देम. पूरा होल चैप्टर जो है वो तुमको एक जगह पे दिया हुआ है. दूसरी जगह पे तुम जाओगे तुम्हारा कंटेंट बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है. और जी में आज तक नहीं पूछा है उससे ज्यादा. सो एनसीईआरटी मस्ट है ना. एनसीईआरटी पढ़ना जरूर, ठीक है. यस। एक पॉइंट होता है बेटा डिजॉर्प्शन. ठीक है, डिजॉर्प्शन इज अपोजिट ऑफ एडजॉर्प्शन, है ना. दिस इज नथिंग बट रिमूवल ऑफ adsorbate molecules, removal of adsorbate molecules from the surface of adsorbent, from the surface of adsorbent, है ना. इसी को लोग बोलते हैं डिजॉर्प्शन, ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज डिजॉर्प्शन. ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, है ना. नेक्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट टाइप्स ऑफ adsorption. ठीक है, टाइप्स ऑफ adsorption. इसमें कुछ, एक मिनट रुकना.
एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना, जस्ट 1 मिनट। देखो एडजॉर्प्शन जो हम लोग दो टाइप के बोलते हैं, एक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड सेकंड वन इज केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, फिजिकल एडजॉर्प्शन में बेटा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो फिजिकल होता है ना, लाइक वंडरवॉल्स फोर्सेस, है ना, वीक वंडरवॉल्स फोर्सेस। केमिकल एडजॉर्प्शन में जो फोर्स होता है दैट इज, जैसा नाम से पता चल रहा है, इट इज केमिकल बॉन्ड, है ना, इट इज अ केमिकल बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है इट में बी कोवेलेंट, इट में बी आयोनिक, है ना, दोनों टाइप के बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ डिफरेंस है दोनों के बीच में, है ना। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। ठीक है, वो देखते हैं हम लोग बेटा क्या है। ये विजिबल है सबको, मतलब दिख रहा है, पढ़ने में आ रहा है? यस यस सर। ओके, चलो ठीक है। सो वन बाय वन देखते चलते हैं इसमें, है ना। फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है इट इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर वंडरवॉल्स फोर्स। वंडरवॉल्स फोर्स क्या क्या हो सकता है भाई? डायपोल डायपोल हो सकता है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल हो सकता है, एंड इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल हो सकता है, राइट, जिसको हम लंदन फोर्स भी बोलते हैं। ठीक, केमिकल एडजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बनता है, ठीक है ना, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, अब बिकॉज फिजिकल एडजॉर्प्शन में केवल फिजिकल बॉन्ड बन रहा है तो ऑब्वियसली हीट ऑफ एडजॉर्प्शन विल बी लो, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन विल बी लो। ये जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन है बेटा यहाँ पे वो तुम्हारा आता है ना, ये वैल्यू लिख दे रहा हूं मैं, 20 to 40 किलो जूल, 20 to 40 किलो जूल पर मोल। केमिकल एडजॉर्प्शन में बिकॉज केमिकल बॉन्ड बनता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे काफी हाई होता है ना? ये काफी हाई होता है, इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट होती है 40 to 400 किलो जूल पर मोल, है ना, 40 to 400 किलो जूल पर मोल। ठीक है, नेक्स्ट इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या है बेटा? रिवर्सिबल है ना, जो बैठा हुआ है उसको तुम हटा सकते हो, बट एक बार केमिकल बॉन्ड बन गया तो वो इरिवर्सिबल हो जाता है, वहां पे हम लोग नॉर्मली हटा नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि तुमको फिर हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो हाई टेम्परेचर अगर दोगे तो एडजॉर्बेंट के भी मॉलिक्यूल्स हो सकता है एक दूसरे से ब्रेक कर जाए, है ना। सो हम लोग इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। एक बार केमिकल एडजॉर्प्शन हो गया मतलब हो गया।
ठीक है। फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होता है, एंड जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हो, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज करेगा। और यू कैन ऑल्सो से दैट कि फिजिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीज विथ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर कम करते जाओ तो ये बढ़ता जाएगा। रीजन क्या होगा इसका बेटा, व्हाट विल बी द रीजन? तो टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। Yes, तो काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी बेटा तो उसकी जो टेंडेंसी होगी एडजॉर्ब होने की वो कम हो जाएगी, है ना। गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, स्पीड बढ़ा। स्पीड अगर बढ़ा तो वहां पे मतलब जो चिपक रहा था जाके एडजॉर्बेंट से, वो टेंडेंसी कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ ग्रेटर स्पीड। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो फिजिकल एडजॉर्प्शन कम होगा, है ना। ऑन द अदर हैंड केमिकल एडजॉर्प्शन में उल्टा होता है ना। केमिकल एडजॉर्प्शन में उल्टा होता है। यहाँ पे हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल। ठीक है, हाई टेम्परेचर यहाँ पे फेवरेबल होता है। ठीक है, फिजिकल एडजॉर्प्शन में मोनोलेयर बन सकता है, मल्टीलेयर ज्यादा बनते हैं, मल्टीलेयर ज्यादा बनते हैं, मोनोलेयर भी बन सकता है, बट पॉसिबिलिटी बहुत ही कम रहती है। केमिकल एडजॉर्प्शन में केवल मोनोलेयर बनता है ना। फिजिकल एडजॉर्प्शन इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। इजिली लिक्विफाइबल गैसेस, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर ये मोनोलेयर और मल्टीलेयर क्या होता है? मोनोलेयर मल्टीलेयर क्या होता है, जैसे एक बुक पड़ी हुई है ना, एक बुक पड़ी हुई, उसको कहीं पे छोड़ दे, थोड़ी दिन में क्या होगा, वहां पे डस्ट पार्टिकल बैठ जाएगा, है ना। अब डस्ट पार्टिकल तुम जितने दिन के लिए उसको छोड़ दोगे बेटा, डस्ट पार्टिकल का जो थिकनेस है वो बढ़ती चली जाएगी, राइट। यस सर। तो डस्ट पार्टिकल का एक लेयर आया, उसके ऊपर दूसरा लेयर आया, फिर उसके ऊपर तीसरा लेयर आया, उसी को हम लोग मल्टी लेयर बोलते हैं। यस ठीक है ना। इजिली लिक्विफाइबल गैसेस आर एडजॉर्ब्ड रेडिली, एडजॉर्ब्ड मोर रेडिली, है ना। अब इजिली लिक्विफाइबल गैस कौन सा होता है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है ना। क्रिटिकल टेम्परेचर स्टेट्स ऑफ मैटर अगर तुमको ध्यान हो बेटा, critical temperature is the temperature above which a gas cannot be liquefied, है ना। क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर भाई किसी भी गैस को आप लिक्विफाई नहीं कर सकते हो, कितना भी जोर लगा लो। ठीक है, yes, सो इजिली लिक्विफाइबल गैसेस का मतलब क्या हुआ, गैस विथ हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, है ना। इसको अगर थोड़ा सा समझना है, ऑल्दो स्टेट ऑफ मैटर में भी पढ़ा होगा, जैसे मान लो एक गैस है ए, इसका बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। एक दूसरा गैस है बी, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ए को मैं अगर 41 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विफाई करना चाहूं तो पॉसिबल नहीं होगा, है ना। ए कैन नॉट बी लिक्विफाइड एट 41 डिग्री सेल्सियस, बट बी को मैं 41 पे भी लिक्विफाई कर सकता हूं, है ना। आ रही बात समझ में? yes, sir. यस ठीक है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर बेटा जितना ज्यादा होगा, है ना, दे विल बी मोर इजिली लिक्विफाइबल। ठीक है, तो मोर इजिली लिक्विफाइबल मीन्स दे विल बी एडजॉर्ब्ड मोर रेडिली, है ना। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं आई टीसी। टीसी क्या है बेटा, टीसी इज क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस, एंड टीसी की वैल्यू होती है 8A/27 RB। ठीक है, A indicates the force of attraction between molecules and B indicate the size of molecule। B size of molecule को इंडिकेट करता है, A जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंडिकेट करता है।
ठीक है। Yes, sir. Chemical adsorption it is more specific than physical adsorption, थोड़ा सा स्पेसिफिक होता है ना। फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो उतना स्पेसिफिक नहीं होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन ज्यादा स्पेसिफिक होता है। ठीक है। ओके, एक्टिवेटेड नॉन एक्टिवेटेड दिस इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, इसको तुम छोड़ सकते हो, है ना। दिस पॉइंट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, इसको छोड़ सकते हो तुम। ठीक है। एक्टिवेशन एक फिनोमिना होता है ना, डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है। ओके, नेक्स्ट बेटा, फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है इट इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात है। एक यहाँ पे एडजॉर्बेंट रखा हुआ है, तो अगर मैं गैस का प्रेशर यहाँ पे बढ़ाता हूँ बेटा, गैस का प्रेशर अगर मैं बढ़ाता हूँ तो उसकी जो टेंडेंसी होगी एडजॉर्बेंट पे चिपकने की, स्टक होने की, वो ज्यादा हो जाएगी। Yes, sir. ओके, केमिकल एडजॉर्प्शन प्रेशर से वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल बॉन्ड, है ना। केमिकल बॉन्ड भाई प्रेशर से ब्रेक नहीं होगा, या प्रेशर से वो बन नहीं जाएगा। ठीक है। अगेन दिस पॉइंट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये हटा दो, इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है। फिजिकल एडजॉर्प्शन को हम लोग फिजिजॉर्प्शन बोलते हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन को हम लोग केमिजॉर्प्शन भी बोलते हैं। लिख ही दिया होता, चलो ठीक है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी तुम छोड़ सकते हो, है ना, ये पॉइंट भी छोड़ सकते हो। ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। आगे बढ़ो बेटा। Yes, sir. हो गया सबका ना? किसी का छूटा है तो बताना, किसी का रह गया है तो बताना। नहीं तो लिख लिया। ठीक है, चलो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, है ना। तुमने कहीं कहीं टर्म पढ़ा होगा बेटा, एक्टिवेटेड चारकोल, पढ़ा है टर्म कहीं पे? ऐड में देखा है। यस सर, ऐड में देखा था। हाँ, Yes. ऐड, यस यस एंड में ही देखा था। ठीक है, ऐड में आता है, करेक्ट, है ना। एक्टिवेटेड चारकोल, है ना। एक्टिवेटेड में हम क्या करते हैं बेटा, एक्टिवेशन करते हैं। ठीक है। एक्टिवेशन में क्या क्या कर सकते हैं, तो दो तीन चीजें करते हैं। एक तो करते हैं कि भाई सरफेस को रफ बना दो। हाँ, सरफेस को अगर मैं रफ बनाऊंगा, किसी भी एडजॉर्बेंट के सरफेस को, तो उसमें रेसिडुअल फोर्सेस बढ़ जाएंगे, राइट, यस सर। है ना। तो रेसिडुअल फोर्सेस अगर बढ़ेगा बेटा सरफेस पे, मीन्स एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, है ना। पहला पॉइंट है इसमें, metallic adsorbent is activated by rubbing the surface
ठीक है, सरफेस को थोड़ा सा रब कर दो। दूसरा, ठीक है, टेकिंग adsorbent in the form of powder, है ना, to provide large surface area, to provide the large surface area. ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। थोड़ा सा बातें हैं हम लोग मैथमेटिकल पार्ट की तरफ, है ना, जिसको हम बोलते हैं बेटा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स। आइसोथर्म का मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर कांस्टेंट, राइट? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हम लोग एक ग्राफ बेसिकली प्लॉट करते हैं, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसी को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स। ठीक है, दो हम लोगों को पढ़ना है, एक होता है फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो तुम्हारे एनसीईआरटी सिलेबस में है, एक होता है लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। कभी कभार एक बार या मतलब एक दो बार पूछा है जी एडवांस में, तो वो भी पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। सो पहला है इसमें, फर्स्ट वन इज फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, है ना, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, ये हम लोग बोलते हैं बेटा x by m is equal to k into p to the power 1 by n, है ना। एक मैथमेटिकल इक्वेशन उसने दिया था, x by m is equal to k into p to the power n। ठीक है, where x is mass of adsorbate। एडजॉर्बेट किसको बोलते हैं? जिस पे एब्जॉर्बेंट एब्जॉर्ब करता है। एडजॉर्बेट जिसका मतलब absorption हाँ, जिसके मॉलिक्यूल्स सरफेस पे एक्यूमुलेट होते हैं, है ना। एडजॉर्बेंट क्या हो गया बेटा? जिसका सरफेस हम लोग लेते हैं, है ना, जिसके सरफेस पे एडजॉर्प्शन होता है, दैट इज एडजॉर्बेंट। m is the mass of adsorbent, तो बेसिकली x by m क्या हो जाएगा बेटा? x by m is mass of adsorbate adsorbed on the surface of adsorbent per unit mass of adsorbent, है ना। x by m is equal to k into p to the power 1 by n। ठीक है, p तुम्हारा हो गया प्रेशर, है ना, p is the pressure, है ना। In this case adsorbate is obviously a gas। ठीक है, p is the pressure, k and n are constant, k and n are constant which depends upon nature of adsorbent and gas at a temperature, at a given temperature।
ठीक है, सो x बाय m इज इक्वल टू k इंटू पी टू द पावर 1 बाय n। तो इसका एक ग्राफ जेई में पूछा था, एक ग्राफ आया था बेटा जेई में, x बाय m वर्सेस प्रेशर p। ठीक है, देखो एक टेम्परेचर मान लो बेटा, ये है तुम्हारा टेम्परेचर T1, this is temperature T2 and this is temperature T3. Can you tell me the relation between T1, T2 and T3? ये जेई में पूछा था, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो देखो तो। Forget about the equation, इक्वेशन को भूल जाओ, है ना। Forget about the equation, जो तुमको जनरल चीज पता है उस कॉरस्पॉन्डिंग, है ना, बिकॉज प्रेशर के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैरी कर रहा है, सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल एब्जॉर्प्शन। सोचो क्या होना चाहिए। Anyone? प्रेशर टेम्परेचर के साथ कैसे वैरी करता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन बेटा? इनवर्स रिलेशन में। इनवर्स रिलेशन है, बहुत अच्छे। तो अगर मैं एट ए गिवन प्रेशर बात करूं, एक लाइन मैंने खींच दी ऐसे, एट ए कांस्टेंट प्रेशर, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो x बाय m की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज करेगी, राइट? यस सर। Yes. ये ना यार, एट ए गिवन प्रेशर x बाय m की वैल्यू डिक्रीज करेगी अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो बेटा कौन सा टेम्परेचर हाई होना चाहिए, T3 या T1? T3 हाई होना चाहिए। T3 Sir, होना चाहिए। T3. ठीक है, वही हाई होता है। ठीक है, T3 हाई होता है बेटा। आ रहा है समझ में? Yes, sir. ठीक है, बहुत ही Yes, सिंपल sir. है ना, बहुत ही सिंपल है। एट ए गिवन प्रेशर अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो एडजॉर्प्शन डिक्रीज करेगा। एडजॉर्प्शन डिक्रीज करेगा मींस x बाय m की वैल्यू डिक्रीज करेगी। x बाय m सबसे छोटा किसका है? सबसे छोटा x बाय m T3 पे है, तो T3 सबसे ज्यादा होगा। x बाय m की वैल्यू T1 पे मैक्सिमम है, एट ए गिवन प्रेशर T1 पे मैक्सिमम है, तो T1 की वैल्यू सबसे कम होगी। सो हियर T3 is greater than T2 is greater than T1, है ना। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि at a given pressure, at a given pressure x by m decrease with increase in temperature। ठीक है, ये आ रहा है सबको समझ में ना? अभिमन्यु आ रहा है समझ में बेटा ये? Yes, sir. अनन्या आ रहा है समझ में बेटा? भूमि? Yes, sir. लिख लिया इसको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है. नाउ taking log on both side, taking log on both side, log x by m is equal to क्या हो जाएगा, k into p to the power 1 by n है ना, तो it can be written as 1 by n log p plus log k. है ना, log x by m is equal to 1 by n log p plus log k. ठीक है. सो ये तुम्हारा हो जाएगा बेटा, दिस विल बी इसको y मान लो, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. सॉरी, कंफ्यूज मत होना, ठीक है. मैं रब कर दूंगा इसको, है ना. log x बाई एम तुम्हारा y एक्सिस पे जाएगा, log p जो है वो x एक्सिस पे जाएगा. स्लोप कितना हो जाएगा, 1 बाई n. Yes, sir. Yes, sir. है ना, स्लोप विल बी 1 बाई n and log k will be constant c, है ना. So it is a straight line with the slope 1 by n and intercept log k on the y axis. So slope will be 1 by n and intercept on y axis will be is equal to log k. ठीक है, तो इसका भी एक ग्राफ बना लेते हैं हम लोग, है ना. एक log x by m versus log p. It will be a straight line. ठीक है, and theta is equal to 1 by n, है ना. ये जो इंटरसेप्ट है बेटा, दिस इंटरसेप्ट विल बी log k. ठीक है, लिख लो तो इतना बेटा. ठीक है, एक पॉइंट लिखवा रहा हूं यहाँ पे, 1 by n कैन हैव, ये एक्सपेरिमेंटल है ना, ये एक्सपेरिमेंटल है, वैल्यूज बिटवीन 0 and 1. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल है बेटा. ठीक है, दो केस लेते हैं यहाँ पे, है ना. केस वन 1 by n is equal to 0. So in this case, x by m will be equal to k, which is constant. दूसरा केस लेते हैं, केस 2, when 1 by n is equal to 1. In this case, x by m will be equal to k multiplied by p. So here x by m vary linearly with pressure. ठीक है, ये सब जेई में पूछा हुआ है, ये सब चीजें जेई में बेटा पूछी हुई हैं. ठीक है ना, कि भाई सर कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि द ग्राफ बिटवीन x by m वर्सेस p व्हेन 1 by n is equal to 1 will be,
या कुछ ऐसा पूछा था कि ग्राफ बिटवीन x बाय m वर्सेस p विल बी अ स्ट्रेट लाइन व्हेन 1 बाय n इज इक्वल टू, मतलब ऐसे ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए हुए थे। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था, ठीक है ना, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था, फॉर्मूला याद होना चाहिए, x बाय m इज इक्वल टू k इंटू p टू द पावर 1 बाय n, ठीक है। ड्रॉबैक ऑफ दिस थ्योरी, है ना। पहला ड्रॉबैक है बेटा, it is applicable only for physics एडजॉर्प्शन, केवल ये फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए एप्लीकेबल है ना। सरफेस एरिया का यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। It does not consider the role of surface area। ये दो शॉर्ट कमिंग्स हैं इसके, ये दो ड्रॉबैक हैं इस थ्योरी के, ठीक है। फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, चलो ठीक है, फिर आज इतना ही रखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी, फर्स्ट क्लास केमोकाइनेटिक्स, है ना, करके आना, ठीक है। यस सर। Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो ठीक है बेटा, देन Thank you, sir. ओके, Thank you. Thank you, sir. थैंक यू Good सर, night. बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय। लिखना है, 1 मिनट स्क्रीन बंद करिए। क्या क्या बोल रहे हो आशुतोष? अभी आपने क्या बोला मेरे को समझ नहीं आया, नेटवर्क इशू था। ड्रॉबैक बताए उसके, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन सर आइसोथर्मल। ड्रॉबैक के बाद आपने कुछ बोला। अच्छा, केमिकल काइनेटिक्स का बोला था, केमिकल काइनेटिक्स जो है वो करके आना, ये बोला था ना। यस वो तो एक सप्ताह से बोल रहा हूँ, कर लेना, ठीक है। थैंक यू। यस ओके।